हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइन एनहांसमेंट। तो कैसे हैं? मस्त एकदम। और कैसी चले इन्वेस्टमेंट जर्नी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है पूरे स्टॉक मार्केट को लेके और म्यूचुअल फंड को लेके। इस वीडियो में हम पूरी तरीके से स्टॉक मार्केट को, ट्रेडिंग को और म्यूचुअल फंड को कंबाइन करने वाले हैं और बताने वाले हैं जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक प्रॉपर वीडियो होने वाला है। जो बिल्कुल भी नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में, जिन्हें म्यूचुअल फंड के बारे में एक्चुअल नहीं पता है, उन सबके लिए कंप्लीट वीडियो होने वाला है। हाँ, वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपको और भी कोई वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप पूरे स्टॉक मार्केट को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बस उस पर आपकी खुद की रिसर्च बाकी होगी और म्यूचुअल फंड को आप पूरी अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना टाइम जाए किए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की कि एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है और बिगिनर्स के कैसे स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं। दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड को। तो दोनों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि किस हिसाब से वीडियो कहाँ पे स्टॉक मार्केट तक है और कहाँ के बाद आपको म्यूचुअल फंड देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात है कि स्टॉक मार्केट जो बिगिनर्स है वो क्या समझते हैं और एक्चुअल में स्टॉक मार्केट क्या होता है। बिगिनर्स को लगता है कि स्टॉक मार्केट जल्दी अमीर बनने का एक शॉर्टकट रास्ता है कि यहाँ घुसे और फिर सीधे हम करोड़पति बन गए, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। स्टॉक मार्केट एक पेशेंस का चीज़ है। स्टॉक मार्केट में पूरी तरीके से आपको रिसर्च करनी पड़ती है। यहाँ पे आपको 4,500 से ज़्यादा कंपनियाँ, 5,000 कंपनियाँ के करीब लिस्टेड देखने को मिलती हैं। जैसे जैसे आईपीओ आते हैं वैसे वैसे कंपनी भी बढ़ती है। अब सबसे पहले हम बेसिक्स टर्म्स को समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं। जैसे लोगों को समझ में नहीं आता कि आईपीओ क्या होता है, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी जो अपना सबसे शुरू में जो इनिशियल ऑफर लाती है पब्लिक के लिए कि हम अपना इतना हिस्सा कंपनी का दे रहे हैं, उसके लिए आप खरीद सकते हो, उसमें एक लॉट होता है। 14-15 हज़ार के करीब आपको लॉट देखने को मिलेगा। उस लॉट में आपको शेयर्स मिलते हैं। हालांकि उससे पहले आपको अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके आपको ये शेयर्स मिलते हैं अगर आपकी किस्मत अच्छी रही। क्योंकि इन जनरल टाइम में आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम, यानी कि जिस टाइम में कंपनी लिस्ट हो रही है उससे पहले जो प्रीमियम चलता रहता है, या फिर कंपनी कितने पे लिस्ट होगी, कितना लोगों ने उसको सब्सक्राइब किया है, उस हिसाब से उस प्रीमियम मिलता है। अगर किसी ने ज़्यादा सब्सक्राइब कर दिया और लॉट कम है तो उस हिसाब से उसका प्रीमियम बढ़ जाता है। इस तरीके से आपको प्रीमियम मिलता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। किसी किसी कंपनी का आप देखिएगा काफ़ी ज़्यादा हाइप की वजह से प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा रहता है, जैसा कि नाइका के लिस्टिंग टाइम में देखने को मिला था। और वही फिलहाल आपको एलआईसी के टाइम में देखने को मिला था कि एलआईसी के टाइम में उतना ज़्यादा हाइप नहीं था, या फिर हाइप तो ज़्यादा था लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब कम किया था, क्योंकि लोगों को पता था कि ये कंपनी उतनी अच्छी नहीं है ग्रोथ वाइज। तो इसलिए लोगों ने कम सब्सक्राइब किया और इसलिए उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें कम देखने को मिला। इसके बाद फिर अगर हम आते हैं कि लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते क्यों हैं। सबसे पहले लोगों को लगता है कि ये एक शेयर बाजार मतलब जुआ हो सकता है। शेयर बाजार लोगों के नज़र में एक जुआ रहता है, क्योंकि इसमें कंपनियां डूबती हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आप इन जनरल जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को देखेंगे या फिर बड़े जो भी रिच पर्सन है, जैसे वॉरेन बफेट हो गए, चार्ली मंगर हो गए, इन लोगों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने अपनी मैक्सिमम वेल्थ जो है स्टॉक मार्केट से कमाई है। या फिर राधा कृष्णन देवमानी जी हो गए, तो ये सभी अपने मैक्सिमम वेल्थ को स्टॉक मार्केट से जनरेट किए हैं। और कैसे जनरेट किए हैं? अब आपको वेल्थ जनरेट करना है तो दो ही रास्ते हैं, या तो आप कंपनी बनाइए या फिर कंपनी को खरीदिए। यही दो रास्ते हैं, या तो आप अच्छी कंपनी बना सकते हैं या फिर कंपनी खरीद सकते हैं। अब बनाने के लिए काफ़ी कैपिटल, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च लगता है, लेकिन कंपनी खरीदने के लिए उतनी ज़्यादा रिसर्च और कैपिटल नहीं लगते, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप 500-1000 रुपये से भी स्टॉक को खरीद सकते हैं, स्टॉक पिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको देखते हुए चलना है कि हाँ, 500 रुपये में अच्छी कंपनी मिल सकती है क्या, या फिर 1000 रुपये में अच्छी कंपनी मिल सकती है क्या। एक ही शेयर आपको मिलेगा, लेकिन आपको उस कंपनी के ऊपर बिलीव जैसे जैसे बढ़ेगा तब आप उसके शेयर एक्स्ट्रा खरीदते चले जाएंगे। जैसा कि अगर मैं 500-600 की बात करूँ तो आपको प्रिंस पाइप एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी। अगर मैं 1000 रुपये की बात करता हूँ तो आपको CDSL एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी, IRCTC मिल जाएगी। तो ये सारी कंपनी को आप खरीद सकते हैं एकदम कम प्राइस में। और जैसे जैसे आपको कन्विक्शन बढ़े वैसे वैसे आप इसकी होल्डिंग्स बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बातें हो गई जो स्टॉक मार्केट में बिगिनर्स आते हैं तो उन्हें कुछ सोचते हैं और उनका बिल्कुल अपोजिट होता है, क्योंकि वो शुरू में सोचते हैं कि अगर कंपनी से पैसा कमाना है तो 1 रुपये की जो कंपनी है वो डबल हो जाएगी, तो उसको खरीद लेते हैं। लेकिन उनको ऐसा नहीं करना है। जो 500 की कंपनी है वो 1000 ईजिली हो सकती है, लेकिन जो 1 रुपये की कंपनी है वो क्यों 1 रुपया है,
इसके ऊपर मैंने पहले भी बात कर के बताया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पेनी स्टॉक्स वाला तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं काफ़ी सारी ऐसे भी रिलेट करूँगा जिसके ऊपर मैं पिछले बार या फिर पहले काफ़ी वीडियो बना चुका, तो उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको बता दूंगा कि यहाँ पे वो लिंक है, तो आप जाके देख सकते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी और नॉलेज काफ़ी अच्छा होगा। तो ये काफ़ी बातें होती हैं। अब जो सबसे बड़ी बात आती है सामने की, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होता है? नॉलेज नहीं, नॉलेज से ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पड़ेगा डीमेट अकाउंट की ज़रूरत। जैसे कि आपको बैंक में बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही आपको शेयर या फिर स्टॉक्स खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। डीमेट अकाउंट एक तरीके का अकाउंट होता है जिसमें आपके सारे शेयर क्रेडिट होकर रखे रहते हैं। जैसे कि अगर आपके बैंक अकाउंट में जिस तरीके से पैसे क्रेडिट होकर रखे रहते हैं, जब आप चाहिए तो उसमें से पैसे निकाल सकते हो, इसी तरीके से डीमेट अकाउंट में आपको आपके शेयर्स रखने की अनुमति होती है या फिर आपको उसमें अपने शेयर्स रखने पड़ते हैं। इसको आप बैंक अकाउंट में नहीं रख सकते। तो ऐसा होता है। पहले के टाइम में अगर हम बात करें तो डीमेट अकाउंट्स ओपनिंग चार्ज काफ़ी ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन अभी के टाइम में अच्छे अच्छे जो ब्रोकरेज कंपनी एकदम लो ब्रोकरेज में आपको डीमेट अकाउंट ओपन कर देती है, और उस डीमेट अकाउंट के साथ आपको कुछ एनुअल मेंटेनेंस फी पे करना पड़ता है। और अगर हम काफ़ी सारी ऐप्स की बात करें तो उनमें आपको एनुअल मेंटेनेंस फी बिल्कुल निगलेजिबल या फिर नहीं देना पड़ता है, जिसका जीता ज़्यादा एग्जांपल ग्रो देखने को मिलता है। या फिर अभी IND मनी का भी IND स्टॉक्स करके आया है, उसमें भी आपको अभी के टाइम में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। अगर आप उस दोनों से अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर डीमेट अकाउंट के बारे में आपके लिए बेस्ट डीमेट अकाउंट कौन सा है, कौन से डीमेट अकाउंट को आप अच्छी तरीके से जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं या फिर जिसका सबसे कम लो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो चैनल के ऊपर बना लिया है, तो उसका भी लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो डीमेट अकाउंट तो सबसे पहले आपने ओपन कर लिया। अब इसके बाद आता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है या फिर शेयर को सेलेक्ट कैसे करना है। तो इसके ऊपर अगर आप सोच रहे हैं कि शेयर को कैसे सेलेक्ट करें, तो सबसे पहले जब भी कोई बिगिनर से स्टॉक मार्केट में आता है तो वो क्या करता है, फिल्टर लगाता है कि 10 रुपये से कम वाली कंपनी कौन से, स्क्रीनर पे जाता है या फिर अलग सी वेबसाइट कोई टिकर वगैरह पे जाता है और वहाँ जाके चेक करता है कि 10 रुपये से कम की कौन सी शेयर है या फिर 5 रुपये से कम कौन से है, 100 रुपये से कम शेयर कौन से, क्योंकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में बिलीव करता है, जबकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है। ये भी मैंने पहले आपको बता दी। तो आपको ये नहीं करना है, आपको जो इंडिया की टॉप कंपनी है उसके ऊपर पहले रिसर्च करना है, उसको आपको शेयर एज ए खरीदना है। तो आप बैंक अकाउंट के थ्रू पे करके, क्योंकि पैसा तो आपको बैंक अकाउंट में ही रहेगा, तो वहाँ से आप पे करके डीमेट अकाउंट में वहाँ से आप पे करके फिर शेयर्स खरीद सकते हैं। अब आपको छोटी कंपनियों को नहीं खरीदना है या फिर पहले हाई ग्रोथ कंपनियों को नहीं खरीदना है, पहले आपको जो स्टेबल कंपनी है इंडिया की उसे खरीदना है, जैसे कि रिलायंस हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया या फिर डीमार्ट हो गया। इस तरीके जो निफ्टी 50 की या फिर इन जनरल निफ्टी 100 की जो कंपनी है आपको उसको खरीदना है। तो उससे खरीदने से आपको क्या होगा कि सबसे पहले आपको स्टॉक मार्केट की एक स्टेबल कंपनी आपके पास मिल जाएगी, या फिर जो पूरे इंडिया की जो सबसे स्टेबल कंपनी है वो आपके पास आ गई। फिर आप उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, फिर उसको पढ़िए, क्योंकि इस सब कंपनियों में आपके पैसे जीरो होने के चांसेस बिल्कुल जीरो के या फिर निग्लेजिबल होते हैं, बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। लेकिन कोई कंपनी जो 1 रुपये की है उसको जीरो होने में या फिर 50 पैसा होने में कितना टाइम लगेगा, एक न्यूज़ आएगा और गिर जाएगा, क्योंकि उन सब कंपनियों के बारे में कोई जानता भी नहीं रहता। और आप उस सब शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो बिल्कुल आप एक रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि एज अ गैम्बलिंग जो बिगनर्स कहते हैं कि स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, जुआ, उनके लिए यही लगता है, क्योंकि वो पहले आते ही इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं और उसमें बहुत ईजिली वो सोचते हैं कि एक का शेयर कितना ही गिर के कितना होगा, एक का शेयर 90 पैसा हो जाएगा, 80 पैसा हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो 1 रुपये का शेयर 20 पैसा तक हो जाता है और बाद में आपको डीलिस्ट होता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो ये पहले आपको करना है कि आपको अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करना है, जो टॉप लेवल की कंपनी है, ड्रीम कंपनी है, जो चलती स्लो है लेकिन अच्छे रिटर्न्स बना के देती है, तो उस सब कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करने के ऊपर देखना है, पेनी स्टॉक से बचना है। और जब आप अच्छी लेवल की अच्छी कंपनियां खरीद लेते हैं तो उसके बाद उसके साथ वेट करना है, या फिर उसके साथ आपको स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ते जाना है, क्योंकि आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर इंटर हुए हैं तो आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल बिगनर है, तो आप उसके बाद फिर कुछ किताबें पढ़ सकते हैं या फिर कुछ अलग अलग यूट्यूब से वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आपको फ्री में क्वालिटी जो नॉलेज है वो अगर कहीं मिलता है तो वह आपको यूट्यूब पे मिलेगा, क्योंकि एक से एक अच्छे यूट्यूबर बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो पेमेंट के साथ आपको बहुत अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं और आपको बताते हैं कि ये रिस्की है, ये रिस्की है या फिर ये अच्छा है,
ये अच्छा है, तो आप उस तरीके के चैनल पे जाके आप खुद थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन आपको अच्छे नॉलेज आ जाएंगे। उसके बाद आपको ईजिली स्टॉक मार्केट में रिसर्च करने में ईजी हो जाएंगे। उसके बाद जब आप ड्रीम कंपनी खरीद लेते या फिर जो अच्छी कंपनी है उसको खरीद लेते, उसके बाद आपको क्या करना है, अब आप एक शेयर खरीदे, अब एक शेयर या फिर 2 शेयर या फिर 10 शेयर खरीद लिए। अब इसे खरीदने के बाद आपको क्या करना है, क्योंकि आप बिगनर है, ज़्यादा तो इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते और 1 करोड़ रुपये आके इन्वेस्ट कर दे रहे हैं या 25 लाख इन्वेस्ट कर दे रहे हैं, ऐसा तो आप करेंगे नहीं। आप बिल्कुल लिमिटेड अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 तक आप मैक्सिमम इन्वेस्ट करेंगे और जानेंगे कि हाँ कैसे काम कर रहा है। तो उस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये देखना है कि वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है। आपको उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालिसिस करना है, उसके प्रीवियस रिजल्ट्स को देखना है, उसके सेल्स के डाटा को देखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप वो कंपनी जो खरीद रहे हैं उसके सेल्स कैसे हैं, प्रॉफिट कैसे हैं। क्योंकि आपने कंपनी का शेयर लिया है, कंपनी को खरीदा है, आपने भले ही एक छोटा पोर्शन 0.001% ही क्यों ना खरीदा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं शेयर लिया, तो आपको उस कंपनी के बारे में अपडेटेड रहना जरूरी है। तो आपको ये करना है सबसे पहले कि उस कंपनी के हर क्वार्टर के रिजल्ट देखेंगे, प्रीवियस रिजल्ट देखेंगे, उस कंपनी चल कैसी रही है वो देखेंगे, कंपनी एक्सपेंशन कितना कर रही है वो देखेंगे। अब कितने लोग डिविडेंड के पीछे भागते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आते हैं, कई सारे यूट्यूबर के देखते हैं कि एक महीने का 1 लाख डिविडेंड है, महीने का 5 लाख डिविडेंड मिल रहा है, तो क्यों ना डिविडेंड कंपनी खरीदी है। अब डिविडेंड के बारे में जो नहीं जानते उन्हें मैं बताता हूँ कि डिविडेंड क्या होता है। डिविडेंड वो होता है जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है और उसके ऊपर जो उस प्रॉफिट में आपका जो शेयर होता है, मतलब उस प्रॉफिट में जितना आपका परसेंटेज होता है वो आपको सीधे बैंक अकाउंट में डिलीवर कर देती है, तो वो डिविडेंड होता है। अब कितने सारे कंपनी है, जैसे आईटीसी हो गई, गेलबेल सेलपेल हो गई, ये सारी जो भी कंपनी है, पीएसयू कंपनी हो गई, वो ज़्यादा डिविडेंड देने में बिलीव करती है, क्योंकि कंपनी के पास जो प्रॉफिट आएगा उससे 2 काम कर सकती है। या तो कंपनी एक्सपेंशन के ऊपर ध्यान दे सकती है, यानी कि कुछ नए, जैसे रिलायंस अभी एक्सपेंशन पे कंटिन्यू बेसिस पे ध्यान दे रहा है, वो कैम्पकोला को खरीद रहा है, फिर रिलायंस अपना फाइनेंस का बिजनेस लॉन्च कर रहा है, रिलायंस अपने मार्ट्स के बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सब, तो वो अपने डिविडेंड, अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड ना पे करके, जो प्रॉफिट आ रहा है उसको डिविडेंड के रूप में ना पे करके वो क्या कर रहा है, वो एक्सपेंशन दे रहा है, क्योंकि कंपनी को लॉन्ग टर्म में और आगे जाना है इसलिए। लेकिन अगर आप बात करते हैं जो कंपनियां डिविडेंड देख रहे हैं, जैसे आईटीसी हो गई या फिर आईओसीएल हो गई, तो ये कंपनियां क्या कर रही है, डिविडेंड दे रही है अपने इन्वेस्टर को। क्यों? क्योंकि उनके पास ग्रोथ के कोई प्लान नहीं है, ग्रोथ का कोई स्कोप नहीं उन्हें लगता है, तो उसमें जो आपको प्रॉफिट आ रहा है वो तो आपके हिस्से में जाना चाहिए, तो वही आपके हिस्से में आपको भेज दिए। अब कई सारे बिगनर इन्वेस्टर्स क्या गलती कर देते हैं, गलती यही करते कि वो मेनली पहले डिविडेंड कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। हालांकि डिविडेंड कंपनी शुरू में सेलेक्ट करना गलत नहीं है, क्योंकि वो सेफ ऑप्शन हो जाता है, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आप बिगनर है, बिल्कुल नए हैं, तो आपके पास लॉन्ग रन में जाने का अच्छा मौका है, तो आपको ग्रोथ पे बिलीव रखना है, ना कि डिविडेंड पे। डिविडेंड उनके लिए है जो कि 50 साल के हैं, 45 साल के हैं या फिर 55 साल के हैं, और उन्हें बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है और एक ठीक ठाक अमाउंट हर क्वार्टर अपने बैंक अकाउंट में आता हुआ देखना चाहते हैं, तो वो कैपिटल अप्रिसिएशन पे ना जाके बैंक अकाउंट के अप्रिसिएशन पे जाते हैं, और इसलिए वो डिविडेंड को प्रेफरेंस देते हैं। और इसलिए तो एज अ ग्रोथ इन्वेस्टर आपको डिविडेंड के ऊपर ना देख के आपको देखना है कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है कि नहीं। तो डिविडेंड भी आपने समझ लिया कि क्या होता है, कितना मिलता है, क्योंकि इन जनरल आपको सेलेक्ट करना है कि कौन सी कंपनी अच्छे डिविडेंड देती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि डिविडेंड 4% से या 3.5% से ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। जिस कंपनी का ग्रोथ कम है और डिविडेंड ज़्यादा है, लेकिन जिस कंपनी का ग्रोथ ज़्यादा है उसका आपको डिविडेंड 1% से कम या फिर 1 से 1.5% के बीच में देखने को मिलेगा। मेनली आपको आईटी कंपनी का डिविडेंड 1% या 1.25% के करीब देखने को मिलेगा, जैसे HCL टेक हो गया या फिर TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, इसका आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा 1% के करीब। लेकिन उसके अलावा जो भी कंपनी है, जैसे डीमार्ट हो गई या फिर बजाज फाइनेंस हो गई, तो इसका डिविडेंड आपको ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग मेनली ग्रोथ में बिलीव रखते हैं या फिर ग्रोथ पे एक्सपेंशन पे ध्यान देते हैं। जैसा कि डोमिनोज में देखने को मिल रहा होगा आपको कि नए नए हमेशा हर क्वार्टर नए नए स्टोर्स ओपन होना है। टाइटन में सेम चीज़ देखने को मिलेगा। तो ये अप्रोच फॉलो करना है एज ए इन्वेस्टर आपको। तो आपने समझ लिया कि डीमेट अकाउंट खुलवाना है, उसके बाद कंपनी को सेलेक्ट करना है, फिर कंपनी को किस तरीके से फिल्टर करना है। फिल्टर करने के लिए आपको 10 रुपये 1 रुपये वाली कंपनी को नहीं सेलेक्ट करना है, जो अच्छी कंपनी है, जो निफ्टी 50 की कंपनी है, जो टॉप लेवल की कंपनी है, उसको सेलेक्ट करना है। फिर आप बिगनर है तो आपको ग्रोथ पे बिलीव रखना है, तो आपको ग्रोथ कंपनी को सेलेक्ट करना होगा जिसका ग्रोथ अच्छा, जो डिविडेंड ना देती हो। जैसे आईटीसी है तो निफ्टी 50 की कंपनी, लेकिन वो डिविडेंड ज़्यादा देती है, तो इस तरीके से हमें फिल्टर करते हुए चलना है, अच्छी कंपनी को फिर सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद फिर क्या ऑप्शन बचता है,
फिर अब एज ए इन्वेस्टर या एज अ बिगनर हमें क्या करना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अब इसके बाद इन्वेस्टर्स जो मेनली ग्रोथ इन्वेस्टर या फिर जो न्यू इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें दो तरीके के होते हैं। आपको एक दिखेंगे कि उन्हें बहुत सारा दिमाग लगता है, समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, क्या करना है, या फिर बहुत ज़्यादा रिसर्च करना पड़ रहा है, तो वो सब कुछ छोड़ देते हैं, वो स्टॉक मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाते हैं। इनिशियल टाइम में आते ही टाइम में आउट हो जाते हैं स्टॉक मार्केट से, मतलब कुछ दिन स्टॉक मार्केट को दिया, उन्हें नहीं समझ में आया या फिर नहीं समझ पाए या फिर सही एनालाइज नहीं कर पाए या फिर थोड़ा बहुत लॉस हो गया तो वो फिर आउट हो जाते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए एंट्री हुए और उसके बाद आपको बियर मार्केट देखने को मिला, जैसे कुछ लोग यूक्रेन रशिया वॉर के टाइम में इंटर हुए, अब उसके बाद उन्हें बियर मार्केट देखने को मिला तो बस वो आउट हो गए। या फिर आपको देखने को मिलेगा जब कोविड टाइम में इंटर हुए और उसके बाद मार्केट गिरा, बियर रन हुआ, बस वो आउट हो गए। तो ये करते हैं कुछ इन्वेस्टर। लेकिन जो मेनली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर रहना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए, तो उन्हें अब देखना चाहिए कि जो कंपनी है जो उन्होंने सेलेक्ट किया है उसके एक्चुअल में अब क्या क्या करना है, क्योंकि उस कंपनी को एक्चुअल में क्या क्या करना है उसके रिपोर्ट को पढ़ते रहना है और उसके जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आती है उन्हें सुनना है। और इसके साथ ही उन्हें देखना है कि हाँ जो कंपनी है उसके ऊपर कितना और कर्जा है या फिर उसके फाइनेंशियल शीट को पढ़ना है, उस सब को देखना है धीरे धीरे करके। क्योंकि जो निफ्टी 100 की कंपनी है उसके ऊपर कर्ज कितना होगा भी तो थोड़ा बहुत कर्ज होगा, और वो कंपनी के पास उस कर्ज के मुकाबले कितने का एसेट है, इस सब को देखना है। क्योंकि इन फ्यूचर कंपनी है, कुछ भी हो सकता है, तो बैंक का अपना हो जाए या फिर कुछ ऐसा, तो उस तरीके से आपको देखना है। जैसे अडानी के ऊपर अभी रिपोर्ट आया था तो उस सब के ऊपर भी मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया, तो आप सारा वीडियो देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसके बाद अब आप सोचते हैं दूसरे जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं कि अब कंपनी लिया, मान लीजिए वो 2,500 रुपये रिलायंस को खरीदे, वहाँ से वो 2800 गया, वो सोचे 300 का प्रॉफिट हो रहा है, मस्त प्रॉफिट हो रहा है, चलिए बुक करके निकल जाते हैं। अब उसके बाद फिर वो फिर क्रीम कंपनी छोड़ के किसी लो कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ये गलती से ऐसे इन्वेस्टर आपको बनना है, ये तो आपको करना ही नहीं है कि हाँ ठीक है कंपनी को 2500 पे लिया फिर 3000 पे या 2800 पे बेच रहा है, ये गलती है। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में फ़ायदा नहीं देगी, ये शॉर्ट टर्म में आपको फ़ायदा दे सकती है। जैसे अभी के मार्केट कंडीशन में आपको फ़ायदा दे सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ये फ़ायदा नहीं देगी, तो ये आपको नहीं करना है। दूसरे जो इन्वेस्टर सबसे बड़ी गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि मार्केट में इंटर होने के बाद वो बिल्कुल डेली डेली कुछ नया सीखने का कोशिश करते हैं। जुम्मा 4 दिन हुआ नहीं मार्केट में इंटर किए हुए, वो ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू कर देते हैं, या फिर अलग अलग बुलिश हैमर पैटर्न, बेरिश हैमर पैटर्न, डब्लू पैटर्न वगैरह वगैरह जो भी होता है वो पढ़ना शुरू कर देते हैं। या फिर कुछ टेलीग्राम के यूज़र का या फिर कुछ यूट्यूबर का कोर्स खरीदते हैं, उससे सीखना चाहते हैं कि क्या होता है। तो इसके पीछे हमें नहीं जाना है कि हाँ शुरू में ही हम ये कूदने में जा रहे हैं कि हाँ अभी मुझे 2 महीना हुआ है स्टॉक मार्केट में इंटर किए हुए, अब मैं ये सब सीख रहा हूँ, तो इससे मुझे बचना है। इससे अच्छा होगा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि एक्चुअल में कंपनी जो है वो अपने ग्रोथ को बढ़ा रही है कि नहीं, हमें कंपनी पे फोकस करना चाहिए, हमें अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी को खोजना चाहिए, उसके ऊपर फिर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। ना कि हमें ये देखना चाहिए कि ट्रेडिंग कैसे करना है, जल्दी अमीर कैसे बनना है, तो इस सब के पीछे हमें नहीं जाना है। हमें कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, उसे लॉन्ग टर्म में एनालाइज करते हुए चलना है और उस कंपनी के साथ बने रहना है। आपको कोई सिखाएगा कि हाँ 2500 पे लिए 3000 पे बेच दिए, तो आप शॉर्ट टर्म में ये कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो आपको एक अलग क्रिएट करना है, उसमें आपको कंपनी को एलिक्वेट करते चल जाना है। जैसे जैसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी वैसे वैसे आप अलग अलग सेक्टर्स की अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करते जाएंगे। जैसे फाइनेंस सेक्टर में बजाज फाइनेंस, रिटेल सेक्टर में रिलायंस हो गया, डीमार्ट हो गया, उसके बाद फिर अगर हम कंज्यूमर गुड्स में आते हैं तो वीबीएल हो गया, केमिकल सेक्टर में फाइन ऑर्गेनिक्स हो गया। तो ऐसे कई सारी कंपनी है, ये हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं है तो इससे बच कर रहिए, मतलब अपना रिसर्च कर लीजिए। तो आपको ये करना है कि हाँ कंपनी एनालाइज करते हुए चलना है और शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है। शॉर्ट टर्म के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना है मार्केट में, तो लॉन्ग टर्म की कंपनी को खरीदते चलिए, उसके बाद अच्छी अच्छी कंपनी को सेलेक्ट करते जाइए। मैं एक फ्यूचर में एक वीडियो बनाने के ऊपर सोच रहा हूँ जिसमें मैं 3 तरह के इन्वेस्टर के लिए अलग अलग तरीके के स्टॉक्स के पोर्टफोलियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको फिर अलग से और नॉलेज हो जाएगी कि एक्चुअल में पोर्टफोलियो को कैसे तैयार करना है। लेकिन अगर आपको थोड़ा भी हेजिटेशन अभी शुरू टाइम में हो रहा है तो उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो में बताया कि कैसे पोर्टफोलियो को बनाना है। अब रही बात दूसरी कि अब जैसे कि अब आपने इन्वेस्ट किया, अब उसे बेचना कहाँ पे ये सीखना है आपको, तो उसके लिए आपको 3 ही मेन टॉपिक है जिस पे आपको सेल करना है। या तो कंपनी का मैनेजमेंट ठीक नहीं है, या फिर कंपनी के ग्रोथ में कमी आ गई, या फिर आपको पैसे की ज़रूरत है। अगर कंपनी के मैनेजमेंट सही नहीं आती है, जैसे यस बैंक में हुआ कि यस बैंक के मैनेजमेंट में फ्रॉड देखने को मिला,
तो उस टाइम में तुरंत आपको आउट हो जाना चाहिए था, अगर इन्वेस्टेड थे तो। या फिर कोई अगर मान लीजिए कि लक्स इंडस्ट्री में थे, तो लक्स इंडस्ट्री में भी मैनेजमेंट का फ्रॉड देखने को मिला, तुरंत आपको उसी टाइम में लॉस हो या प्रॉफिट हो, आपको आउट हो जाना चाहिए, ये करना चाहिए। दूसरा, अगर कंपनी के ग्रोथ में कमी आ गई है, मान लीजिए कोई उसी सेक्टर की उससे ज़्यादा ग्रोथ वाली कंपनी हमें देखने को मिल रही है और जल्दी जल्दी वो उस कंपनी का मार्केट शेयर लेते जा रही है, तो तब आपको फिर उस कंपनी से आउट होना है। जैसे कि अगर बात करें कि LIC हो गई, तो LIC के अलावा आपको HDFC में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि LIC से ज़्यादा ग्रोथ HDFC में देखने को मिलती है, तो ये करना है। या फिर तीसरा, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तब तो फिर आप तुरंत निकाल सकते हैं, उसके लिए फिर आपको पूछने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये कुछ बेसिक्स बातें हैं जिसे हमें एज ए बिगिनर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले देखना चाहिए, उसे समझना चाहिए, अब उसके बारे में जानना चाहिए। अब कितने लोग PE रेशियो, PB रेशियो इस सब के बारे में जानना चाहते हैं, तो PE रेशियो या फिर PB रेशियो को आपको जब भी कंपेयर करना है तो उस इंडस्ट्री की जो PE चल रही है उससे कंपेयर करना है। जैसे मान लीजिए कि किसी इंडस्ट्री की PE है 10 की और आप जिस कंपनी को खरीद रहे हैं उसके PE है 12 की, प्रॉफिट पर अर्निंग, तो उसको आपको देखते हुए चलना है कि हाँ, कंपनी के प्रॉफिट एक्चुअल में उस जो सेक्टर है उससे उससे कितना ज़्यादा है कितना कम है। अगर कम नहीं है तो आपको फिर उसे अवॉइड करना है, लेकिन ज़्यादा है और अगर इंडस्ट्री का भी PE ज़्यादा है तो फिर आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसा कितना लोग बताते हैं कि अंडर वैल्यूड कंपनी को खरीदो, लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा नहीं देता, तो इसलिए उस तरीके की कंपनी में हमें इन्वेस्ट नहीं करना है और उससे बचना है। तो ये कुछ बातें बेसिक बिगिनर्स के लिए हो गई जो स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन जो सेकंड चीज़ है, जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, उन्हें डायरेक्ट स्टॉक्स में ना आके उन्हें पहले म्यूचुअल फंड में जाना चाहिए, म्यूचुअल फंड के बारे में सीखना चाहिए। अब जिन लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी ज़ीरो नॉलेज है, तो उसके ऊपर मैं बताता हूँ कि आपको क्या करना है, कैसे आपको म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है, या फिर क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जैसे कि आपने स्टॉक्स के बारे में जाना कि पूरा स्ट्रैटेजी क्या था शुरू से लेके अंत तक, वैसे ही अभी म्यूचुअल फंड के बारे में जानेंगे शुरू से लेके अंत तक कि हाँ, क्या क्या एक्चुअल स्ट्रैटेजी होना चाहिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये एक वीडियो आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल, जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में फाइनेंशियल नॉलेज होगी वो आपको दे के जाएगा। तो उसी क्रम में इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, म्यूचुअल फंड में आपको क्या करना है। म्यूचुअल फंड में आपको पहले जानना है कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड सिंपल से आप समझ लीजिए कि एक फंड मैनेजर होता है, एक कंपनी होती है, उसके फंड मैनेजर होते हैं, वो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं, अलग अलग मार्केट कैप की कंपनियों को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म में अपने इन्वेस्टर्स को रिटर्न बना के देते हैं। उसमें कुछ जो फंड मैनेजर होता है और जो कंपनी होती है वो कुछ एक्सपेंस रेशियो लेती है। इसमें आपका कोई दिमाग नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं करना है, आपको बस एक अच्छा म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना है और उसके बाद वो जो भी फंड मैनेजर होगा वो उसमें चेंज करेगा, अपने हिसाब से चेंज करते लाएगा और अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न जनरेट करके देगा, ताकि ज़्यादा लोग उसमें इन्वेस्ट करें और उसके एक्सपेंस रेशियो में ज़्यादा मतलब एक्सपेंस रेशियो में उनके जो अर्निंग्स है उसमें ज़्यादा ग्रोथ मिले, क्योंकि AUM जैसे बढ़ेगा वैसे ही उसका एक्सपेंस रेशियो कम भी रहेगा, तो AUM बढ़ने के बाद उनका प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। एक्सपेंस रेशियो तो मैंने बताया, जैसा कि कंपनी कुछ चार्ज करती है, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी म्यूचुअल फंड में, तो कंपनी का एक्सपेंस रेशियो 0.50% है, तो वो उसमें से 99 रुपये 50 पैसे तो इन्वेस्ट कर देगी, लेकिन जो 50 पैसा होगा वो खुद के पास रख लेगी इस पूरे फंड को मैनेज करने के लिए, तो इसे एक्सपेंस रेशियो कहते हैं और फंड मैनेजर्स के चार्ज हो जाते हैं, तो ये सब कुछ कंबाइंड होता है। अब इसके अलावा है कि कंपनी को सेलेक्ट कैसे करें, जैसे म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट कैसे करें, क्योंकि कंपनी तो हमने सेलेक्ट कर ली लेकिन म्यूचुअल फंड सेलेक्शन नहीं आता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, पहले जाना है। म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करने के लिए कोई भी डीमैट अकाउंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपकी जिस भी म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके वेबसाइट पे जाइए। जैसे आप ICICI का निफ्टी इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ICICI के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं और कोई भी चार्जेस में एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई भी अकाउंट ओपनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ से आप अपने पैन के थ्रू, अपने मोबाइल नंबर के थ्रू म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर रिडीम करना भी सेम प्रोसेस होता है। अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको इंडेक्स के ऊपर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जानना है आपको कि म्यूचुअल फंड एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स के में इन्वेस्ट कर सकते हैं। किसी भी ऐप के थ्रू आप जाके सर्च कर लीजिए कि निफ्टी 50 का इंडेक्स कौन सा है या फिर सेंसेक्स का इंडेक्स कौन सा है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
देखिए, जिस किसी को म्यूचुअल फंड की बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, बिल्कुल भी नहीं पता उन्हें म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर चैनल पे एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहां से जाके बेटर अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज के लिए देख सकते हैं। अब जैसा कि मैं बता रहा था कि म्यूचुअल फंड, अगर मैं शॉर्ट में बताऊं कि क्या होता है, तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग कंपनी आती है, जैसा कि मैंने प्रीवियसली बता दिया। कितने टाइप की कंपनियां या फिर कितने तरीके का म्यूचुअल फंड होता है, तो म्यूचुअल फंड काफ़ी टाइप का होता है, जिसमें एक इक्विटी ओरिएंटेड होता है और दूसरा डेप्ट ओरिएंटेड होता है। तो डेप्ट पे तो किसी और विषय में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर इक्विटी ओरिएंटेड की बात करें तो उसमें जो इक्विटी की कंपनी होते हैं, जैसे जो शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड है वो इसमें इन्वेस्टेड रहते हैं या फिर उसके पोर्टफोलियो इसमें रहते हैं। अगर इसमें आपको मेनली इंडेक्स फंड देखने को मिल जाएगा जो मेनली इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। फिर सेक्टोरल फंड अलग देखने को मिलेगा, जिसमें आईटी सेक्टर की कंपनियां या फिर फार्मा की कंपनियां या फिर एफएमसीजी की कंपनियां देखने को मिल जाएगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि स्मॉल कैप, मिड कैप, फिर फ्लैक्सी कैप, तो इस सब तरीके के म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएगा। सारे नाम के हिसाब से उस तरीके का उसमें एसेट एलोकेशन देखने को मिलता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हैं। देखिए, अब अगर आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो उससे में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या क्या देखना है और किस किस चीज़ों पर बारीकी से ध्यान देना है। सबसे पहले जो इन्वेस्टर्स नहीं देखते हैं वह है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो काफ़ी मेजर चीज़ है जिसे आपको देखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, क्योंकि अगर आपने इन्वेस्ट किया और उसका एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन में या फिर बाकी किसी और फंड के मुकाबले ज़्यादा है, तो आपको देखने को मिलेगा कि उसके रिटर्न लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कम देखने को मिलेंगे या फिर कम बनते हैं। ये इन जनरल देखा गया। तो आपको सबसे पहले उसमें देखना है कि एक्सपेंस रेशियो कम है या फिर 1% से कम होना चाहिए, इतना आप मोटा मोटी समझ के चल सकते हैं। उसके बाद दूसरा देखना है कि उस म्यूचुअल फंड ने अपने कैटेगरी एवरेज को बीट किया है कि नहीं। अब जिसको भी नहीं पता कि कैटेगरी एवरेज क्या होता है, फिर कैटेगरी एवरेज कैसे चेक करते हैं, तो आपको देखना है कि जो वो म्यूचुअल फंड है वो जिस इंडेक्स को फॉलो कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि निफ्टी 50 का म्यूचुअल फंड है और वो निफ्टी 50 इंडेक्स को फॉलो कर रहा है, तो आपको देखना है कि इस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी 50 को बीट किया है या नहीं किया है। तो आपको उससे अंदाज़ा मिल जाएगा, या फिर जो बाकी इस कंपैरिजन में अदर म्यूचुअल फंड है उससे कंपेयर करना है और आपको देखना है कि क्या ये उस बाकी म्यूचुअल फंड को उस तरीके से बीट कर पा रहा है अपने ही कैटेगरी के, कि नहीं बीट कर पा रहा है। तो दूसरी चीज़ तो आपको ये देखनी है। फिर आपको तीसरा देखना है कि फंड मैनेजर कितना स्टेबल है, क्योंकि आपको सबसे पहले फंड मैनेजर, क्योंकि उस म्यूचुअल फंड को जो ग्रोथ करेगा, जो आगे की तरफ ले जाएगा, वो कौन होगा? फंड मैनेजर। क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट, सारा अप एंड डाउन या फिर सारे जो कंपनी का हैंडल है वो उसे ही देखना है। तो आपको फंड मैनेजर को देखना है कि कितने ज़्यादा स्टेबल हमें फंड मैनेजर देखने को मिलते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबल फंड मैनेजर देखने को मिलेगा उतना अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। जैसा कि हमने प्रीवियसली पराग पैरिक फ्लेक्सी कैप फंड में भी देखा है कि उसके फंड मैनेजर काफ़ी स्टेबल है, उसकी कंपनी अच्छे सेलेक्ट करते हैं, तो इस लिए वो फ्लेक्सी कैप में काफ़ी अच्छा रैंक करते हैं और काफ़ी अच्छे रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के देती है। इस तीन चीज़ के अलावा अगर आपको कुछ देखना है जिसे जिसे देख के आप सेलेक्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, तो आपको देखना है कि जो रिटर्न है वो रिटर्न टाइम फ्रेम वाइज कैसा दे रहा है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? रिटर्न के लिए, अच्छे रिटर्न के लिए। तो वो कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आपको ये चार चीज़ें देखनी ही देखनी है इन्वेस्ट करने से पहले। उसके बाद आपको देखना है कि उस म्यूचुअल फंड का AUM कितना है। अगर इंडेक्स फंड है तो ज़्यादा AUM आप मान के चल सकते हैं कि अच्छा होगा। अगर आप देख रहे हैं कि कम किसी का AUM है, तो वो देखना है कि आपको ग्रोथ उसकी कैसी है। क्योंकि इन जनरल ज़्यादा AUM वाले में अगर इंडेक्स फंड के अलावा कोई और म्यूचुअल फंड है, जैसे स्मॉल कैप हो गया या फिर मल्टी कैप हो गया, तो उसमें ग्रोथ कहीं ना कहीं कम हो जाती है अगर AUM साइज बढ़ता है। तो आपको ये भी देख के चलना है। और दूसरा ये भी देखना है कि उसका AUM एकदम से कम नहीं हो। जैसे नावी के कुछ फंड्स है, उसके AUM 300-200 करोड़ के करीब है, तो उतने भी कम AUM वाले में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। उसके बाद जो पाँचवीं और सबसे छठी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है? उसका जो कंपनी की होल्डिंग्स है या फिर जो जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है वो किस तरीके की स्ट्रैटेजी के साथ इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपको ये भी देखना है। जैसे क्वांट के म्यूचुअल फंड को देखेंगे तो वो बिल्कुल अपर बॉटम वाली कंपनी को, जिसमें रिस्क भी ज़्यादा है, रिटर्न भी ज़्यादा है, तो उस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करता है। और उसका AUM आपको देखने को मिलेगा काफ़ी शूटअप तेज़ी से हुआ है, क्योंकि उस तरीके की कंपनी अभी अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो इसलिए आपको देखने को मिलेगा। मेनली उसकी कंपनी में आपको, मतलब उस म्यूचुअल फंड में आपको अडानी की कंपनियां देखने को मिल जाएगी। तो ये कुछ मेजर पॉइंट्स है जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना है कि हाँ ये काम कर रहा है। AUM जैसा कि जानते ही हैं, आपकी एसेट मैनेजमेंट होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, फिर एक्सपेंस रेशियो जो एक्सपेंस पे करना होता है। तो ये सब कुछ बेसिक बातें जो जिसके बारे में मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको पता ही होगा, और नहीं पता है तो बिल्कुल डिटेल में आप जानना चाहते हैं
तो उस सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। अब धन्यवाद, आज के वीडियो में इतना ही। आप बता सकते हैं कमेंट करके या फिर अपने लाइक्स के थ्रू कि वीडियो आपको कैसी लगी, किस तरीके का पसंद आया, या फिर क्या इंप्रूवमेंट जरूरी है वीडियो में, तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये इस चैनल का सबसे लंबा वीडियो है। और शायद होप कि एज ए इन्वेस्टर, एज ए बिगिनर आपकी सारी क्वेरी सॉल्व हो गई हो। अगर कोई भी क्वेरी बच गई है या फिर रह गई है तो उसके बारे में आप कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जिस पर मैं हर एक तरीके से आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आप चाह रहे हैं कि कोई और तरीके की नॉलेज या फिर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियो बने तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर नीचे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट मुझे मैसेज करके बोल सकते हैं, तो आपको वहाँ भी ईजी पड़ेगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए फाइनेंशियल नॉलेज और अपडेट के साथ।